अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है मार्कस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। और ये थ्योरी हमें बताएगी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किन कंडीशंस में फेवरेबल होता है और किन कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस फेवरेबल नहीं होता। तो हमारा टॉपिक है मार्कस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। मार्कस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले मार्कस ने एक सिंपल रिएक्शन को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को स्टडी किया जिसमें एक सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था कि मीन Fe के आयंस प्रेजेंट थे, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे स्टेरिक का निशान लगा देता हूँ कि Fe3 स्टेरिक है और Fe2 पॉजिटिव है। मीन स्टेरिक वाले पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और सिंपल पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से अब यहाँ पे चार्ज Fe3 पॉजिटिव हो जाएगा और जो स्टेरिक वाला Fe था उस पे चार्ज 2 पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये हीट ट्रांसफर रिएक्शन सोल्यूशन में हो रहा होगा तो सोल्यूशन में आयन को स्टेबलाइज करने के लिए इनके सराउंडिंग में सल्वेशन लेयर प्रेजेंट होती है। सपोज हमारे पास Fe2 पॉजिटिव आयन है और एक Fe3 पॉजिटिव आयन है, तो दोनों के सराउंडिंग में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, और इसी को हम कहते हैं सल्वेशन लेयर। दोनों के सराउंडिंग में सल्वेशन लेयर प्रेजेंट होगी। लेकिन Fe3 पॉजिटिव का साइज स्मॉल होता है। पॉजिटिव आयन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा हो उसका साइज उतना स्मॉल होता है। तो Fe3 पॉजिटिव का साइज स्मॉल है और इस पे चार्ज ज़्यादा है। तो जब चार्ज ज़्यादा है, साइज स्मॉल है, तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी Fe3 पॉजिटिव पे और Fe2 पॉजिटिव पे चार्ज की डेंसिटी कम होगी। तो जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है उतनी इसके सराउंडिंग में सल्वेशन लेयर थिकर होती है। तो Fe3 पॉजिटिव के सराउंडिंग में सल्वेशन की लेयर ज़्यादा थिक होगी और Fe2 पॉजिटिव की सराउंडिंग में सल्वेशन लेयर थिनर होगी। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो जो न्यू स्पीशी बनेगी, सपोज ये हमारी स्टेरिक वाली स्पीशी थी, तो जो न्यू स्पीशी बनेगी उसमें बनेगा Fe3 पॉजिटिव और जो स्टेरिक वाला Fe था उस पर अब 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब इसका साइज लार्जर हो जाएगा, इसका साइज स्मॉलर हो जाएगा। अब आइडियल कंडीशंस में हमने पढ़ा था कि 2 पॉजिटिव के लिए हमें एक थिनर लेयर चाहिए सल्वेशन की और 3 पॉजिटिव के लिए हमें एक थिकर लेयर चाहिए जो इसे स्टेबल कर सके। लेकिन फ्रैंक कोडान प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का मास चूँकि न्यूक्लियस के मास की निस्बत बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पे जो सॉल्वेशन लेयर है उसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो जितनी देर में इलेक्ट्रॉन मूव कर गया उतनी देर में न्यूक्लियाई मूव नहीं करेंगे, तो सॉल्वेशन लेयर चेंज नहीं होगी और स्टेरिक वाले Fe के सराउंडिंग में एक थिकर लेयर प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पे एक थिकर लेयर प्रेजेंट रहेगी और जो बगैर स्टेरिक के है सिंपल Fe है उसके सराउंडिंग में एक थिनर लेयर ही प्रेजेंट रहेगी, जिस तरह से यहाँ पे एक थिनर लेयर प्रेजेंट थी बगैर स्टेरिक के। तो अब जिस तरह का एनवायरनमेंट हमें Fe3 पॉजिटिव की स्टेबलाइजेशन के लिए चाहिए था उस तरह का एनवायरनमेंट Fe2 पॉजिटिव के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, और जिस तरह का एनवायरनमेंट हमें Fe2 पॉजिटिव के लिए चाहिए उस तरह का एनवायरनमेंट हमारे पास Fe3 पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए प्रेजेंट है। तो अब Fe3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव दोनों अपने आप को एक स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में पाएंगे। जो एनवायरनमेंट Fe3 पॉजिटिव का था उसमें Fe2 पॉजिटिव पहुंच गया और जो एनवायरनमेंट Fe2 पॉजिटिव का था उसमें Fe3 पॉजिटिव पहुंच गया। तो दोनों अजनबियत महसूस करेंगे अपने सराउंडिंग में और इस स्टेट में ये दोनों ही अनस्टेबल होंगे, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए थिकर लेयर चाहिए। जब थिकर लेयर नहीं है तो Fe3 पॉजिटिव यहाँ पे अनस्टेबल होगा और इसे स्टेबल करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वापस मूव करके यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव बना देगा, ये स्पीशी वापस बन जाएगी और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो स्टेरिक वाला Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा और इस तरह का एनवायरनमेंट या अपने असल एनवायरनमेंट में आके दोबारा स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को वापस जाने से रोकना है, ठीक है, अगर चार्ज रिकम्बिनेशन को रोकना है तो हमें इन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से उतार के यहाँ पे लगाना पड़ेगा।
मीन Fe2 पॉजिटिव के सराउंडिंग में जो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें रीऑर्गेनाइज होना पड़ेगा Fe3 पॉजिटिव के सराउंडिंग में। ठीक है, और अगर ये रीऑर्गेनाइज हो गए तो इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट नहीं होगा और जो फॉरवर्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला प्रोसेस ये सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को ये सॉल्वेंट की लेयर रोक रही है। मीन हमने देखा कि यहाँ से सॉल्वेंट की लेयर को रीऑर्गेनाइज होके यहाँ पे ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ एनर्जी भी चाहिए। उसी एनर्जी को हम सॉल्वेंट रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, सॉल्वेंट रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब जितनी थिकर लेयर प्रेजेंट होगी उतनी उसे रीऑर्गेनाइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं वो उतनी ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी सॉल्वेंट को रीऑर्गेनाइज करने में, सॉल्वेंट को रीऑर्गेनाइज करना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। जितना ज़्यादा मुश्किल होगा उतना इन दोनों को स्टेबल करना मुश्किल होगा और उतना ये फॉरवर्ड वाला प्रोसेस मुश्किल होता जाएगा। तो मीन जितनी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेट ज़्यादा होगा। और रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि सॉल्वेंट की थिकनेस जो बैरियर है वो उतना ज़्यादा है, सल्वेशन लेयर उतना ज़्यादा है। मीन जो हमारे पास सल्वेशन लेयर प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन जब हमने अभी देखा था कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल की चार्ज डेंसिटी हाई है, तो जब चार्ज डेंसिटी हाई है तो ये वाला सॉल्वेशन लेयर ज़्यादा थिक है। जब सॉल्वेशन लेयर थिक है तो हमें रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए। रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए मीन बैरियर उतना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर हम लार्जर आयंस के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रेट्स को स्टडी करें, मीन अब यहाँ पे बैरियर हाई था, तो बैरियर हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का रेट बहुत स्लो था। मैंने अभी बताया कि बैरियर जितना ज़्यादा होगा उतनी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कम होगा। तो अभी हमारे पास बैरियर ज़्यादा था तो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कम था। लेकिन अगर हम बड़े आयंस लें तो बड़े आयंस के पास चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो उनके सराउंडिंग में सल्वेशन लेयर कम होगी। सल्वेशन लेयर कम होगी तो बैरियर कम होगा, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेट हाई होगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जब मार्कस ने लार्जर आयंस को लिया उसने कोबाल्ट हेक्सामेन के कॉम्प्लेक्स को लिया और 2 पॉजिटिव और पेयर का दूसरा कंपोनेंट था 3 पॉजिटिव, ये सपोज स्टेरिक था। तो अब 2 पॉजिटिव वाले से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से जो न्यू स्पीशी बनेगी उसमें CONH3, अब इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो स्टेरिक वाला था स्टेरिक वाले पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहले जो हमने Fe2 पॉजिटिव पढ़ा था, Fe का साइज स्मॉल था, इसका साइज बहुत लार्ज है, तो चार्ज तो दोनों पे सेम था, 2 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव। तो चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जितना बड़ा साइज होगा इसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। जब चार्ज डेंसिटी कम हुई तो अब सल्वेशन लेयर भी कम हो जाएगी। जितनी सल्वेशन लेयर कम हुई उतना मीन बैरियर कम हुआ, बैरियर कम हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कम हुई और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेट ज़्यादा हुआ। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया गया तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेट भी बहुत स्लो था एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रेट। उसे जब डिटेल में स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि जैसे पहले हमें सॉल्वेंट की रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ती थी उसी तरह अब हमें इस मॉलिक्यूल के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी। सपोज यहाँ पे कोबाल्ट था, ये कोबाल्ट था और इसके सराउंडिंग में 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। इस साइड पे भी अमोनिया, 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 अमोनिया और एक इधर ऊपर से अमोनिया।
और एक नीचे से अमोनिया। टोटल 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स इसके साथ कोऑर्डिनेटेड थे और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन जब चार्ज ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो अब अमोनिया के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सके। तो जब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सके तो ये बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी। तो जो बॉन्ड लेंथ 2 पॉजिटिव के लिए थी, अब वो 3 पॉजिटिव के लिए भी आ गई। तो वहां पे जो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो 2 पॉजिटिव के लिए था वो 3 पॉजिटिव को मिल गया था, लेकिन यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट जो 2 पॉजिटिव के लिए था वो 3 पॉजिटिव को मिल गया। तो 3 पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए इस इन्वायरमेंट को चेंज कर होना पड़ेगा। सपोज पहले NH3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, जब 2 पॉजिटिव था तो 2 पॉजिटिव की अट्रैक्शन NH3 के लिए कम थी और ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी। तो जब 3 पॉजिटिव चार्ज आया तो इस बॉन्ड लेंथ को अब शार्टर होना चाहिए। तो अब इसे शार्टर करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए और उसी को हम रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। 2 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी पड़ी, एक वो जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को रीऑर्गेनाइज होना पड़ता था, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट डिपेंडेंट रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। सॉल्वेंट डिपेंडेंट रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी या लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। और उसी को आउटर स्फीयर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा आयन था, स्फेरिकल आयन था, उसके अंदर कोई भी तब्दीली हमने नहीं देखी थी, सिर्फ उसके सराउंडिंग वाले इन्वायरमेंट में तब्दीली हो रही थी। तो इसीलिए उसे आउटर स्फीयर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। जबकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स भी चेंज होंगे और बॉन्ड लेंथ्स भी चेंज होंगे विद इन स्फेरिकल लाइन। तो इसे या तो हम इनर स्फीयर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे और या फिर इंटरनल या सॉल्वेंट इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, ये आयन की अपनी नेचर पे डिपेंड कर रही है। तो इसे सॉल्वेंट इंडिपेंडेंट या लैम्डा आई से डिनोट करते हैं। तो जो टोटल रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है, टोटल रीऑर्गेनाइजेशन इन दोनों का सम होती है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का। लेकिन जब हमारे पास स्मॉल आयंस हों और सॉल्वेंट प्रेजेंट हो तो सॉल्वेंट की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है आउटर स्फीयर रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। तो जब लैम्डा नॉट बहुत ज़्यादा होगी, लैम्डा नॉट जब टू मच ग्रेटर होगा लैम्डा आई से, तो जो टोटल रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है वो ऑलमोस्ट आउटर स्फीयर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगी। मेन सॉल्यूशंस के लिए या कंडेंस्ड मैटर के लिए, लिक्विड्स के लिए या सॉलिड्स के लिए, जो टोटल लैम्डा है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी लैम्डा नॉट के। और जब गैसियस फेस होगा तो गैसियस फेस में चूंकि सराउंडिंग में तो कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, सॉल्वेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो लैम्डा नॉट उस केस में 0 के इक्वल हो जाएगा। तो जब लैम्डा नॉट 0 होगा तो टोटल रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी सिर्फ इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। गैसेस के केस में टोटल रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। अब इन प्रोसेसेस को यूटिलाइज किया, एक बड़े सिंपल तरीके से एनर्जी डायग्राम बनाई मार्कस ने। उसमें एक गिब्स फ्री एनर्जी का सरफेस बनाया, गिब्स फ्री एनर्जी की सरफेस डायग्राम बनाई। यह सरफेस हमारे रिएक्टेंट्स के लिए और एक और सरफेस हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। जो नॉर्मल हम मोर्स पोटेंशियल पढ़ते हैं उसी तरह की डायग्राम है, इसकी सिर्फ हमने ग्राउंड स्टेट यहाँ पे ड्रा की। ये हमारे रिएक्टेंट्स की डायग्राम है, ये हमारे प्रोडक्ट्स की डायग्राम है। और मार्कस के अकॉर्डिंग इसमें हमें सिर्फ 4 पॉइंट्स चाहिए। अगर हमें 4 पॉइंट्स के बारे में इल्म हो तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस कब सक्सेसफुल होगा, कब फेवरेबल होगा और कब फेवरेबल नहीं होगा। वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं? 2 पॉइंट्स तो इसमें इस तरफ न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स हैं या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और इस साइड पे गिब्स फ्री एनर्जी है। 4 पॉइंट्स जो हमें चाहिए उनमें पहला पॉइंट है, इसे हम पॉइंट ए बोलेंगे, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन या मिनिमा है, मिनिमा रिएक्टेंट्स का। और इस मिनिमा पे जी नॉट की वैल्यू क्या है? मीन हमें पहली चीज चाहिए जी नॉट एट मिनिमा ऑफ रिएक्टेंट्स गिव्स फ्री एनर्जी सरफेस।
गिव्स फ्री एनर्जी सरफेस। दूसरी चीज जो हमें चाहिए, दूसरी हमें प्रोडक्ट्स के मिनिमा पे जी नॉट की वैल्यू चाहिए। तो जी नॉट एट मिनिमा ऑफ प्रोडक्ट्स गिव्स फ्री एनर्जी सरफेस। तीसरी चीज हमें चाहिए वो है फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्योमेट्री। फ्री एनर्जी ऑफ, ये प्रोडक्ट्स की ज्योमेट्री है, प्रोडक्ट की ज्योमेट्री की फ्री एनर्जी चाहिए एट द सरफेस ऑफ रिएक्टेंट्स फ्री एनर्जी सरफेस। मीन जो इनकी प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी है, मिनिमा है, इसकी सीध में जो रिएक्टेंट्स का गिव्स फ्री एनर्जी के सरफेस का पॉइंट है, इस पे जी नॉट की क्या वैल्यू है ये हमें चाहिए। और जो चौथी चीज हमें चाहिए गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स की गिव्स फ्री एनर्जी चाहिए इन टर्म्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी सरफेस ऑफ प्रोडक्ट्स। मीन इस पॉइंट की हमें वैल्यू चाहिए, जी नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है। तो अगर ये 4 पॉइंट्स हमें पता हों तो हम यहाँ पे जो सैडल पॉइंट पे डेल्टा जी स्टेरिक की वैल्यू है ये फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता सकते हैं। तो इसी को हम चेक करते हैं। एक सिंपल डायग्राम से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये रिएक्टेंट है हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट है, और हमें जो 4 वैल्यूज चाहिए वो कौन कौन सी चाहिए। हमें 4 वैल्यूज चाहिए। इस ए पॉइंट की वैल्यू चाहिए बी की, इसे ए कह दो, इसे बी कह दो, इसकी सीध में ऊपर ये सी और ये डी, इन 4 पॉइंट्स की वैल्यू चाहिए। अब मैं एक सिंपल बात बताता हूँ कि सपोज ए पॉइंट पे हमारे पास डोनर एक्सेप्टर असेंबली मौजूद है। ये हमारा डोनर है, डोनर पे नेगेटिव चार्ज है, ये दरमियान में इंटरफेस है, और इस साइड पे एक्सेप्टर का मॉलिक्यूल है। तो ये हमारा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है और ये अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है एट पॉइंट ए। अब ये हम इस पे लाइट शाइन करेंगे, तो लाइट शाइन करते साथ ही इलेक्ट्रॉन फौरन से एक्साइट हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहाँ पे जाएगा, ए में, तो ए पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने फ्रैंक-कोडान प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा कि इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का रेट बहुत हाई है और उतनी देर में यहाँ से न्यूक्लियाई की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। मीन ज्योमेट्री इसकी सेम है, ना ही कोई बॉन्ड लेंथ भी चेंज हुई है और ना ही कोई बॉन्ड एंगल चेंज हुआ है, लेकिन एनर्जी अब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। और कितनी हाई होगी। अब प्रोडक्ट हमारा, इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट जैसी ही है। प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट में यही होगा, डी बी और ए नेगेटिव होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल से चेंज होंगे। तो अब चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन लाइट शाइन करने के बाद जो हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, इसमें चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है प्रोडक्ट की तरह, लेकिन इसकी ज्योमेट्री सेम है, रिएक्टेंट्स के साथ मैच करती है। तो इस साइड पे ज्योमेट्री चेंज होती है, तो ज्योमेट्री चूंकि रिएक्टेंट्स वाली है, ज्योमेट्री रिएक्टेंट्स वाली है, तो मेन यहाँ से ये आगे मूव नहीं करेगा, उस साइड पे ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स जैसी है, तो मेन इसकी एनर्जी अब प्रोडक्ट्स वाली हो जाएगी। तो अब ये देखो कि जो इसकी ज्योमेट्री यहाँ पे थी, ज्योमेट्री चेंज नहीं हुई। ज्योमेट्री तब चेंज होगी जब हमारी लाइन आगे मूव करेगी, या दाएं मूव करेगी या बाएं मूव करेगी। तो इसने किसी भी साइड पे मूव नहीं किया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, मीन ज्योमेट्री चेंज नहीं हुई, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने की वजह से एनर्जी बढ़ी। और एनर्जी कब तक बढ़ी, क्योंकि इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है एज इन प्रोडक्ट। जिस तरह की प्रोडक्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए उस तरह की, तो एनर्जी भी प्रोडक्ट्स की तरह सेम होगी। तो ये वाला हमारा जो रिएक्टेंट था ये अब मूव करके तो पॉइंट डी पे पहुंच जाएगा, लेकिन डी पे जाके ये स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, जैसे हमने आगे देखा था कि सपोज ये वाला हमारा Fe2 पॉजिटिव है और Fe3 पॉजिटिव, ये हमारा ए था, ये हमारा बी इंटरफेस और ये हमारा सी, ये हमारा डी बी और ये एक्सेप्टर है।
यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पे चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पे चला गया, लेकिन सॉल्वेशन लेयर चेंज नहीं हुई और ना ही बॉन्ड लेंथ चेंज हुई थी। लेकिन इस स्टेबल बनाने के लिए जो हमारा नया स्पीशी बनी Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, इस स्टेबल बनाने के लिए बॉन्ड लेंथ भी चेंज होंगी और सॉल्वेंट भी रीऑर्गेनाइज होगा। तो जब वो दोनों चीज़ें रीअरेंज होंगी तो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। जब स्ट्रेंज इन्वायरमेंट में थे तो अनस्टेबल थे, अनस्टेबल होने की वजह से एनर्जी हाई थी। जिस तरह का एनवायरमेंट चाहिए उस तरह का एनवायरमेंट जब मिल जाएगा तो एनर्जी लो हो जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पहले इनकी एनर्जी इतनी थी, अब जब सॉल्वेंट रीऑर्गेनाइज हो जाएगा तो इनकी एनर्जी कम होती होती ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी इनकी। बताइए रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल चेंज होगी और जो आउटर स्फीयर रीऑर्गेनाइजेशन थी वो भी कंप्लीट हो गई और ये एनर्जी कम हो गई तो ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई। तो कितनी एनर्जी चेंज हुई, रीऑर्गेनाइज होने में पॉइंट डी से बी में मूव करने के लिए एनर्जी चेंज हुई और इसी को हम रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी को हम एक और कंसेप्ट के एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। मीन अगर हमारा जो प्रोडक्ट बना है डी बी और ए नेगेटिव हमारा प्रोडक्ट बना, अब ए से इलेक्ट्रॉन वापिस से डी में ट्रांसफर हो जाए तो अब दोबारा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का रेट बहुत फास्टर होगा, लेकिन न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो हमारी ज्योमेट्री सेम रहेगी प्रोडक्ट्स वाली, लेकिन एनर्जी हाई हो जाएगी और वो रिएक्टेंट्स की एनर्जी के साथ मैच करेगी, सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब सी से दोबारा स्टेबल होने के लिए रीऑर्गेनाइज होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन ए पे पहुंचेगा तो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, जो सी की एनर्जी है माइनस जो हमारे ए की एनर्जी है। तो इसे भी हम रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स के मिनिमा के बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर प्रोडक्ट की लाइन जहाँ पे कट होती है, इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है या फिर सॉरी एक गलती होगी कि रिएक्टेंट्स के मिनिमा की सीध में प्रोडक्ट्स के मिनिमा के डायरेक्ट ऊपर में जो पॉइंट मैच होता है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस या फिर इन दो पॉइंट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस। जो प्रोडक्ट का मिनिमा, अगर प्रोडक्ट का मिनिमा लोगे तो रिएक्टेंट के मिनिमा के सामने वाले पॉइंट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस देखना है, और अगर रिएक्टेंट का मिनिमा लोगे तो प्रोडक्ट के मिनिमा के सामने वाले पॉइंट में एनर्जी डिफरेंस देखना है। तो इन दोनों में से किसी को भी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं। अब इसी की बेस पे दो तीन टाइप्स हैं रिएक्शंस की, जो हमने अभी डायग्राम बनाई कि ये हमारे न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स इस साइड पे, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो मैंने बताया कि या तो इस पॉइंट अगर प्रोडक्ट्स का मिनिमा लेंगे तो प्रोडक्ट के मिनिमा से लेके रिएक्टेंट के मिनिमा के सामने वाले पॉइंट तक जो एनर्जी डिफरेंस है इसे हम रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। या फिर अगर रिएक्टेंट्स का मिनिमा लोगे तो रिएक्टेंट्स के मिनिमा से लेके प्रोडक्ट्स के मिनिमा की सीध वाले पॉइंट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है इसे रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर हम रिएक्टेंट के मिनिमा के हिसाब से एनर्जी डिफरेंस ले रहे हैं तो इसे लैम्डा आर कह दो, इसे चूंकि प्रोडक्ट के मिनिमा के हिसाब से देख रहे हैं तो इसे लैम्डा पी कह दो। और जो लैम्डा आर है वो हमेशा इक्वल होता है लैम्डा पी के, और यही लैम्डा के इक्वल है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। और जो इन दोनों के आपस में के मिनिमा में डिफरेंस है, जो रिएक्टेंट्स का मिनिमा और जो प्रोडक्ट्स का मिनिमा, इन दोनों के दरमियान ये जो डिफरेंस है इसे हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट। मीन इस पॉइंट की एनर्जी में पता थी, हमने बताया था कि 4 पॉइंट्स की एनर्जी पता होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे इस साइड पे जी नॉट थी ना, इधर इंक्रीज हो रही थी, जहाँ पे 1 2 3 4 5, सपोज यहाँ पे इसकी 5 है, ये 4 है, हमें इन दोनों का पता हो तो इस पॉइंट पे क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स, यहाँ पे रिएक्टेंट्स की थी, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की थी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा जी नॉट क्या होगा, रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट्स को माइनस कर दो। तो अगर हमें इन दो पॉइंट्स की वैल्यू पता हो तो हमें दोनों के दरमियान डिफरेंस भी पता होगा। फिर जो रिएक्टेंट्स के मिनिमा से लेके
रिएक्टेंट्स के मिनिमा से लेके इन दोनों डायग्राम्स के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट तक एनर्जी का डिफरेंस है। मीन जो ये एनर्जी डिफरेंस है इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब इन सारी टर्म्स को यूज करके हम रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। पहला केस है कि जिसमें हमारी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी डेल्टा जी नॉट से। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ में जो हमारी डेल्टा जी नॉट है, ये डेल्टा जी नॉट है, ये कम है, और जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अब यहाँ से अगर देखें प्रोडक्ट के मिनिमा के हिसाब से देखें तो रिएक्टेंट के मिनिमा के सामने वाला पॉइंट, तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी इतनी थी और रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा है। तो अगर हमारी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी गिब्स फ्री एनर्जी से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि यहाँ पे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर प्रेजेंट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर प्रेजेंट होगा। और ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जितना कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर जितना कम हो उतना रिएक्शन का रेट क्या होता है, फास्टर होता है। अब देखो अगर हम ये प्रोडक्ट वाली इस पूरी सिंबल को हम नीचे मूव करें, अगर इस पूरी टर्म को हम इस तरह नीचे मूव करें, ऐसे मूव करें इसे नीचे, तो क्या होगा, इसके मिनिमा और इस मिनिमा के दरम्यान डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मीन जो डेल्टा जी नॉट है वो बढ़ेगा, डेल्टा जी नॉट बढ़ेगा। डेल्टा जी नॉट बढ़ने से क्या हुआ कि जो हमारा पहले ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर था, अब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होगा, तो डेल्टा जी नॉट बढ़ा और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम हुआ। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम हुआ तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो मीन जब रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी डेल्टा जी नॉट से, तो उस केस में जो हम जी नॉट की वैल्यू बढ़ाएंगे, जो जी नॉट बढ़ाएंगे, तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है के वो भी बढ़ेगा। इस साइड पे जी बढ़ा और रेट भी बढ़ा। फिर इससे आगे बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये वाली डायग्राम, जब प्रोडक्ट्स की डायग्राम बिल्कुल इस मिनिमा से गुजर जाएगी, तो जब मिनिमा से गुजर जाएगी तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर अब नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जब ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा जो रेट है रिएक्शन का वो ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। स्टार्ट में बढ़ता गया, फिर हमारा रेट मैक्सिमा पे पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर इस डायग्राम को और नीचे मूव करो, अगर इसे और नीचे मूव करोगे तो फिर क्या होगा कि ये डायग्राम कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब दोबारा से सैडल पॉइंट और इस मिनिमा के दरम्यान दोबारा से एक डिफरेंस क्रिएट हो गया और ये दोबारा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रिएट हो गया। और अब क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर अब बढ़ा है। ये देखो ना, यहाँ पे ज़ीरो था, जब और नीचे मूव किया तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बढ़ा, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बढ़ा तो रेट कम होगा। तो इस मैक्सिमा के बाद दोबारा रेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसे अगर और नीचे मूव करेंगे तो और नीचे होने से सैडल पॉइंट और ऊपर मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा तो ये डिफरेंस बढ़ेगा, मेन एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा, बैरियर बढ़ता जाएगा, उतनी रेट की वैल्यू कम होती जाएगी। और जितना हम इसे नीचे मूव कर रहे हैं, ये देखो रिएक्टेंट्स का कोऑर्डिनेट अपनी जगह पे है, उसका मिनिमा अपनी जगह पे है, हम प्रोडक्ट के मिनिमा को नीचे नीचे मूव करते जा रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट। तो इन डिफरेंस जितना प्रोडक्ट जितना नीचे जाएगा डेल्टा जी नॉट उतना बढ़ता जा रहा है। तो जितना डेल्टा जी नॉट बढ़ता जा रहा है उतना रेट कांस्टेंट, उतना रेट कम होता जा रहा है। तो ये जो कर्व बनती है कि स्टार्ट में जब रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी से ज़्यादा थी तो हमारा रेट बढ़ा। जब ये इस यहाँ से मिनिमा से पास हो जाएगा, जब हमारे प्रोडक्ट की लाइन रिएक्टेंट्स की लाइन के मिनिमा से पास हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, ये मिनिमा से पास होगी
जब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर 0 था और ये हमारा रेट मैक्सिमम था, तो उस केस में जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था, जो इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस था रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, ये डिफरेंस किसके इक्वल था? डेल्टा जी नॉट के इक्वल। और ये बिल्कुल इक्वल है जो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है। जितनी हमारी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी थी उतना ही हमारा ये बैरियर है, सॉरी उतना ही हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है, और उसकी वजह से बैरियर 0 हुआ। तो जब लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट था तो हमारा रेट मैक्सिमम था। उसके बाद जब हम इसे और नीचे मूव करेंगे तो अब रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कम होगी, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी सिर्फ इतनी रहेगी, और जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा होगी। तो मेन अब जब गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जी नॉट जब लैम्डा से ग्रेटर हो जाएगा, तो फिर हमारा रेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन स्टार्ट में एक रीजन था जहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा थी डेल्टा जी नॉट से, तो यहाँ पे जी नॉट बढ़ाने से रेट बढ़ा। फिर जब लैम्डा इक्वल हो गया डेल्टा जी नॉट के तो रेट मैक्सिमम हो गया। जब लैम्डा स्मॉलर हो गया डेल्टा जी नॉट से तो अब डेल्टा जी नॉट जितनी बढ़ाते जाओगे रेट उतना स्मॉलर होता जाएगा। तो मीन अगर किसी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन उसकी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी के साथ ऐसा है कि उसका रेट यहाँ पे इस रीजन में फॉल करता है, तो इस रीजन में जितना मैक्सिमा के करीब होगा, मीन लैम्डा जी नॉट के जितना करीब होता जाएगा उतना रेट ऑफ